नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। वॉर जोन से आ रही 8 बड़ी खबरों के साथ करेंगे शुरुआत, जहां काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 66,000 सैनिकों की मौत को लेकर पहली बड़ी खबर है। रूसी रक्षा मंत्री का दावा, जहां यूक्रेन के 7,600 हथियार भी तबाह कर दिए गए हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क में उर्गिन मिसाइल से रूसी हमले को लेकर बड़ी खबर। रूस ने अब यूक्रेनी डिफेंस बेस को तबाह करने का दावा किया है। मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी डिफेंस फोर्स के अटैक को लेकर खबर है, जहां रूस के वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा किया गया। चौथी बड़ी खबर, जहां डीपीआर कस्टम सर्विस के चीफ पर हुआ बड़ा हमला। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से हमले का दावा किया गया। अब स्वीडन में कुरान जलाए जाने के बाद हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है सामने, जहां प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उग्र होते इस प्रदर्शन को काबू करना भी मुश्किल हो गया। जगह जगह आगजनी की गई, बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। एक और बड़ी खबर, जहां अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर तनाव बढ़ता जा रहा है और अजरबैजान ने बॉर्डर पर अब सेना भी बढ़ाने का फैसला लिया है। और ये तस्वीरें उस जगह की सामने आ रही हैं, जहां अब अजरबैजान की तरफ से सेना को डिप्लॉय किया गया है। बॉर्डर पर इनकी तैनाती को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया में तनाव अब बढ़ता जा रहा है। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी नेवी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर भी खबर है, क्योंकि हादसे में 2 ऑफिसर समेत 3 लोगों की जान गई है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नेवी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने को लेकर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी नेवी के हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीरें आपके सामने। और मेक्सिको में स्टंट के दौरान विमान हादसे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां विमान हादसे में पायलट की जान चली गई। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, लोगों के बीच उत्साह था, लेकिन यह विमान हादसे का शिकार हो गया और पायलट की मौत हो गई। तो फुल एंड फाइनल की ये बड़ी ब्रेकिंग अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों की लेटेस्ट जानकारी। और सबसे पहली बड़ी खबर आई काउंटर में, काउंटर ऑफेंस में 66,000 यूक्रेनियन सैनिकों की मौत का दावा। और साथ ही इस बीच आपको बता दें, यूक्रेनी डिफेंस बेस को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं रूस के वेपन स्टोर को तबाह करने की कोशिश में है यूक्रेन, और दावे किए जा रहे हैं इसी को लेकर। लेकिन वहीं चौथी बड़ी खबर आई कि किस तरीके से डीपीआर कस्टम सर्विस के चीफ पर भी अब बड़ा हमला किया जा चुका है। वहीं स्वीडन की तस्वीर आपको हमने दिखाई, जहां प्रदर्शनकारी अब बेकाबू होते हुए बीच सड़क पर भी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कुरान को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है और स्वीडन में यह हिंसक प्रदर्शन जारी है। वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया में बढ़ते तनाव के तहत बॉर्डर पर सेना की टुकड़ियों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर, पाकिस्तानी नेवी का यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसमें पायलट की भी जान चली गई। और साथ ही मेक्सिको में स्टंट के दौरान हुए हादसे की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट की जान चली गई। अब रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पोलैंड से मिले ऑटो कैनन का कोहराम दिखा है। ऑटो कैनन से रूस की पोजीशंस पर हमले की ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि रूस के लिए काल बन चुका है अब पोलैंड का ऑटो कैनन। और बाखमुट में भी आमने सामने की जंग जारी है, जहां यूक्रेनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें देखिए, क्योंकि घर में छिपे रूसी सैनिकों पर कैसे वार किया गया। फायरिंग में मारे गए सभी रूसी सैनिक। अब बाखमुट में रूसी पैराट्रूपर्स का एक्शन नजर आया है, क्योंकि यूक्रेनी फौज पर कई पोजीशन से हमले हुए हैं। हालांकि यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश के तहत यह वार किया गया। हेवी मशीन गन और मैनपैड से हमला। बाखमुट में ही तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेन को रोकने की यह कोशिश। हेवी मशीन गन से हमला किया गया है।
और बड़ी खबर, जहां दहशत में रूस की राजधानी मॉस्को है और यूक्रेन के सीरियल ड्रोन हमले से दहशत को लेकर यह बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन का कई ड्रोन से मॉस्को पर वार जारी है और मॉस्को पर 5 दिन में 2 बार ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। अब किस तरीके से मॉस्को में अलग अलग जगह हमले को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन अब देखिए किस तरीके से दहशत में है रूस की राजधानी मॉस्को। सीरियल ड्रोन अटैक को लेकर दहशत है और यूक्रेन के कई ड्रोन से मॉस्को पर वार हुआ है और यही वजह है कि 5 दिन में 2 बार ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मॉस्को के रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद अब वेयरहाउस में भी आग लग चुकी है। हालांकि लेनिनग्राद रेलवे स्टेशन के पास हमले की कोशिश को कैसे अंजाम दिया गया, तस्वीरें जारी कर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बेहद ही करीब विस्फोट के बाद आग का गोला नजर आया। रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की आशंका है। और इस बीच 24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों में दिखे हैं ड्रोन। यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। मॉस्को में रूसी एयर डिफेंस सुपर एक्टिव है और इस बीच इन्हीं दावों के तहत बताया यह जा रहा है कि मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। तो ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे दावों के बाद 24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों पर ड्रोन भी नजर आए हैं और यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन मॉस्को को लेकर ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां मॉस्को पर दिन में 5 दिन में 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है और रेलवे स्टेशन के पास भी विस्फोट के बाद आग की ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया गया और साथ ही महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के सभी ड्रोन्स को मार गिराने का रूस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। शंकर प्रसाद सर, एयरफील्ड पर वार किया जा रहा था, अब तो रेलवे स्टेशंस भी टारगेट पर आ चुके हैं। सप्लाई लाइन के तहत क्या ये अलग अलग पोजीशंस हैं जिसके तहत ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं? देखिए, ड्रोन अटैक तो अवश्य हो रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने शुरू में जो खबरें बताई उसमें शायद रशियन पोजीशंस पर भी अटैक हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। रशियन यूक्रेनियन फोर्सेस अटैक कर रही है, ड्रोन अटैक भी कर रही हैं मॉस्को के अंदर। इस चीज़ को पूरे हरकत में देखिए, पूरे स्पैन में देखिए कि क्या हो क्या रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन बहुत कोशिश कर रहा है रशिया के ऊपर हमले करने की, रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने के लिए, रशिया के ट्रुप्स को अटैक करने की। लेकिन उसके अलावा नतीजा क्या निकल रहा है? क्या जितना भी इलाका रशिया के कब्जे में है यूक्रेन के अंदर, उसमें से कितना इलाका यूक्रेनियन फौज वापस ले पाई है? आप जरा इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा 5% जो एरिया अभी तक यूक्रेन ने कब्जा किया है वो अभी तक 5% भी नहीं होगा शायद, जितना रशिया ने कब्जा कर रखा है। और यूक्रेन की कैजुअलिटीज इन नंबर सैकड़ों में हो रही है पर डे। यूक्रेन के अंदर हजारों लाखों डॉलर का खर्चा हो रहा है पर डे। रशिया के अंदर जरूर नुकसान हो रहा है, रशियन सोल्जर भी जरूर मारे जा रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस में देखिए आप, इसको बैलेंस में देखिए कि इतनी रिस्ट्रेंट के बाद भी जो रशियन आर्मी काफी रिस्ट्रेंट से हमले कर रही है, काफी रिस्ट्रेंट से बमबारी कर रही है, उसके बावजूद भी यूक्रेन के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के अंदर आज उनमें भर्ती होने के लिए बंदे नहीं है, आदमी नहीं, उनके पास हथियारों की डेली कमी आ रही है, उनके पास सेकंड रेट थर्ड रेट हथियार। ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक फैक्ट है जो यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंस के तहत दावे कर रहा है कि वो अब रूस को भी उन कब्जा किए गए इलाकों से खदेड़ने में कामयाब रहा है। पुतिन के घर के पास अब यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा है। हालांकि एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है और मॉस्को के पास अब टिवेर में यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। टिवेर इलाके में ही पुतिन का एक घर है और टिवेर के ही ज़विदोवो में ड्रोन निशाना बना है। मॉस्को के 2 बड़े एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद बताए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर यह है कि शेरेमेतिवो और डोमोडेडोवो में सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 50 से ज्यादा उड़ानों में देरी या फिर इन्हें कैंसिल करने को लेकर खबरें मिल रही हैं, क्योंकि मॉस्को के दूसरे एयरपोर्ट भी अब बंद कर दिए गए हैं। यानी एयर स्पेस के साथ साथ किस तरीके से इस पूरी सप्लाई लाइन अभी तक टारगेट पर रही है, उस लिहाज से हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ी खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से मॉस्को में अब दहशत है और एयरपोर्ट्स भी बंद है, क्योंकि यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन हमला लगातार जारी है और रूसी एयर डिफेंस ने मॉस्को के कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया है। हालांकि मॉस्को की तरफ जा रहे कई यूक्रेनी ड्रोन्स कैलुगा में ही नष्ट कर दिए गए और यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद दहशत में पूरा मॉस्को शहर नजर आ रहा है, क्योंकि मॉस्को के 2 बड़े एयरपोर्ट सभी इनके ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह भी बता दें कि 5 दिन के अंदर
तक 2 ड्रोन हमले हो चुके हैं और साथ ही अगस्त में अलग अलग लोकेशंस पर 12 हमलों को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, दत्ता सर, ये चिंता क्या पुतिन की अब बढ़ती जा रही है? इस लिहाज से समझना जरूरी है क्योंकि अगर पुतिन के घर के पास भी अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं, यानी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्या एक गेम चेंजर के तौर पर यूक्रेन के लिहाज से साबित हो रहा है, जिन्हें शट डाउन करना आसानी से लोकेशंस पर इजी है? देखिए, गेम चेंजर तो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यकीनन ये पुतिन साहब के लिए एक चिंता का विषय है। और अगर आप डिस्टेंस देखें, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को तक का डिस्टेंस जो है वो करीब 450 और 500 किलोमीटर का है। और अगर वो इफ दे कैन स्ट्राइक सो डीप, तो ये रशिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर एक सवाल लगाता है। दूसरी चीज देखिए, आप अगर रशिया की सॉफ्ट वैली पे अटैक कर रहे हैं, मॉस्को तक अटैक हो रहे हैं, पुतिन के जो जहां रिहायशी घर है वहां तक अटैक हो रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि पुतिन एक रात से ज्यादा किसी भी ठिकाने पे वो नहीं गुजारते हैं, वो हर रोज अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। तो इन सब जो अटैक्स हो रहे हैं या ये जो यलगार यूक्रेन ने बोला है, उसका एक ही मकसद है, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि हम आपके अगर कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपको आराम से हम जीने भी नहीं देंगे। या जिस तरह का जो जिटर एक्शन है वो यूक्रेन उसमें इंडल्ज कर रहा है, बिकॉज फुल फ्लेजेड वॉर तो यूक्रेन के भी सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि उनका भी जो कॉम्बैट स्टेमिना है वो डेन्यूट कर चुका है, और वो केवल इस तरह के जिटर अटैक्स या इस तरह की जो एट्रिशन वॉरफेयर है उसमें वो अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन का ये स्ट्रैटेजिकल मूव कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर मॉस्को में बढ़ाता आ रहा है, क्योंकि इसी एयर स्ट्राइक से मॉस्को में दहशत को लेकर ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या जेलेंस्की की सत्ता जाने वाली है? बड़ी खबर, यूक्रेन के विकसित की रिमोट कंट्रोल गन, और फ्रंटलाइन पर रिमोट से कंट्रोल होंगी ये गन। रिमोट कंट्रोल गन रूस के लिए बड़ा खतरा बताई जा रही है। हालांकि रिमोट गन से यूक्रेनी सैनिकों की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी कंपनी देवेद्रोइड ने यह गन बनाई है। अब खेरसों में रूस की एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर है, जहां रिहायशी इलाकों में रूस ने हमला किया है। एक साथ 2 बड़े ठिकानों पर अटैक हुआ। रूसी हमले में भयंकर तबाही हुई है। खेरसों के डाशी में रूस के हवाई हमले को लेकर भी खबर है, जहां रूसी हमले के बाद जबरदस्त धमाके हुए। विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। बेहद भयानक स्थिति में है जेलेंस्की। यूक्रेन में जेलेंस्की की अब नहीं सुनी जा रही है। बड़ी खबर, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी की तरफ से किया गया दावा, यूक्रेनी सैनिक अब युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते। यूरोपीय देश भी अब मदद करके थक चुके हैं, और इस दावे के तहत कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं और बड़े सवाल। क्या जेलेंस्की अब मुश्किल में है? क्या यह गंभीर स्थिति है जहां अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में ही जेलेंस्की की नहीं सुनी जा रही है? हालांकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी की तरफ से क्या दावे किए गए हैं? एलिस्टेयर क्रूक का दावा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि इन्हीं दावों के तहत एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा कि कैसे ये दावे अब जेलेंस्की की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी एलिस्टेयर क्रूक की तरफ से किए गए दावे को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की गंभीर संकट के बीच अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं, और यूक्रेन की सेना अब रूस से लड़ना ही नहीं चाहती है। यह बड़ी बात कही जा रही है। यूक्रेन में जेलेंस्की के विरोधी अब मजबूत होते नजर आ रहे हैं, यानी यूक्रेन की सेना अब रूस से लड़ना ही नहीं चाहती है। हालांकि हर महीने युद्ध में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों के मारे जाने के बाद जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, जेलेंस्की की मांग से अब यूरोपीय देश भी थक चुके हैं और जेलेंस्की को जल्द साइडलाइन भी किया जा सकता है। अशोक सर, क्या इन दावों में हकीकत है? क्या अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के ये सैनिक, और यूरोपीय देश भी किसी हद तक किनारा करना चाहते हैं? देखिए सुरभि, ये कहना बहुत मुश्किल होगा जो वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई जंग होता है, तो एक उसका एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और वो किसी भी तरीके से काम कर सकता है जो इनका जो हौसला है, इनका जो मोटिवेशन है, उसको कम किया जाए। तो ये कहीं से वो रिपोर्ट आ सकती है। आफ्टर ऑल ये तो कोई
ऑफिशियल एजेंसी से नहीं है, वो तो पुराने फॉर्मर उसमें काम करने वाले हैं, और उनका नाम से भी मुझे बहुत वो शक होता है। आपने कहा है उनका नाम क्रुक है। अब क्रुक अगर है तो फिर उनके जो वो कह रहे हैं उस पर थोड़ा विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना नाम भी थोड़ा सा अगर बदल लेते तो बड़ा अच्छा अशोक सर, रहता। बट जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया और उसी के साथ साथ बैक टू बैक इस तरीके की खबर आना, क्या ये माना जाए कि यूक्रेन में ही रहते हुए अब ज्यादातर लोग ज़ेलेंस्की के ही विरोध में खड़ा होना शुरू कर चुके हैं? देखिए, वहां पर मैं ये कहूंगा जो यूक्रेन में अभी तक किसी के ऊपर ऐसा कोई हमने नहीं देखा है रोक लगाया हो कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने में, कोई प्रोटेस्ट करने में, परंतु फिर भी पिछले 18 महीने से ज्यादा में हमने कोई इतने प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं जो ज़ेलेंस्की की जो पॉलिसीज हैं उसके विरुद्ध। आपने देखा है जो रूस में भी 2-3 बारी वहां पर उनके जो चीफ ऑफ फोर्सेस हैं, आर्मी स्टाफ है, उनको पहले इधर बदला गया, फिर दूसरा बदला गया है। तो यहां पर अब बहुत सारी करप्शन की बातें आ रही थी, करप्शन के मामले आ रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने हटा दिया है। पर आफ्टर इट्स अबाउट 18 महीने के बाद, और मैं समझता हूं कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होंगे, परंतु अभी ऐसी कोई वहां से संदेश नहीं आता मुझे लगता है जो ज़ेलेंस्की की सत्ता को कोई ऐसा खतरा हो। इनफैक्ट दावे तो सर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने के भी किए जा रहे हैं, कुछ और इस बारे में भी खबरें हैं। लेकिन इस बीच जंग के बीच ज़ेलेंस्की का फ्रंटलाइन दौरा, और उसकी तस्वीरें अब आपके सामने होंगी क्योंकि डोनेट्स्क में फ्रंटलाइन पर ज़ेलेंस्की पहुंचे और फ्रंटलाइन पर अपने जवानों से मुलाकात की। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्राउंड कमांडर्स के साथ रणनीति पर बात, और साथ ही ज़ेलेंस्की ने बहादुर जवानों को सम्मानित भी किया है। और इस बीच रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। Mi-28 हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर वार और रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह। रूसी ठिकानों पर हमला करने जा रहा था ये ड्रोन, और रूसी हमले में इस यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। लुहांस्क के क्रेमिना में भी भीषण आग को लेकर खबर है, भीषण जंग को लेकर खबर है, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड ने अब जबरदस्त वार किए हैं। एंटी टैंक ग्रेनेड RPG-7 से अटैक को लेकर खबर आई, जहां रूस की ट्रेंच लाइन पर कैसे प्रहार हुआ देखिए। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। रूसी 2S-19 MSTAS को टारगेट किया गया है, और हमले के बाद टैंक में जबरदस्त धमाके की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक भी तबाह हुआ। वॉर जोन से आ रही विस्फोटक तस्वीरें, जहां यूक्रेन का अटैक रूसी टैंक पर हुआ, और ये 3 खबरें एक साथ आपके सामने, किस तरीके से Mi-28 हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर हमला किया गया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने भी जबरदस्त हमले का दावा किया है, और जिस तरीके से हमले के बाद रूस के इस टैंक को तबाह कर दिया गया, तस्वीरें जारी कर यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले का दावा किया गया है। वही वॉर जोन में रूस की सबसे घातक क्रूज मिसाइल की एंट्री को लेकर खबर है, क्योंकि रूस ने अब शुरू की है KH-50 मिसाइल की डिप्लॉयमेंट, और रूस ने अब जिस तरीके से KH-50 क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया है। रूस की स्टेल्थ मिसाइल है KH-50। नई मिसाइलों से क्या अब नई जंग लड़ने की यह तैयारी है? KH-50 मिसाइल को वॉर जोन में डिप्लॉय करने का फैसला लिया गया है, जहां KH-50 मिसाइल से यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। हालांकि रडार को चकमा देने वाली मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, और रूसी मीडिया की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम के डिफेंस सिस्टम को यह आसानी से चकमा दे सकती है। 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर निशाना साध सकती है। दत्ता सर, अब ये क्या KH-50 का डिप्लॉयमेंट इस बात के संकेत दे रहा है कि रूस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और अब KH-50 के साथ वो अपनी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देते हुए ये मानेगा कि अब उसके लिए नौबत ऐसी आ चुकी है कि KH-50 का इस्तेमाल करते हुए उसे डिप्लॉयमेंट इसकी बढ़ानी पड़ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये युद्ध करीब 1.5 साल से ज्यादा खिंच गया है, और इसकी तवक्को पुतिन साहब ने बिल्कुल नहीं की थी। और जिस तरह के वो अब स्ट्रेटेजिक वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, चाहिए उसको ये था कि जिस तरह से यूक्रेन का जो वॉर वेजिंग पोटेंशियल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है।
तो उसको ये चाहिए था कि जो रेमिनेंट्स जो वहाँ उनके ट्रुप्स हैं उनको कैसे न कैसे वो उनको मॉप अप करे। लेकिन इस तरह के अगर हथियार या इस तरह के युद्ध प्रणाली को इस्तेमाल किया जाना, ये दर्शाता है कि रशिया बिल्कुल थोड़े प्रेशर में है और रशिया बिल्कुल ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से अब इस युद्ध का कोई एक समापन की तरफ होना चाहिए। अगर आप ब्रिक्स सम्मेलन में भी देखें तो वहां भी इस बात का इजहार किया गया था कि रशिया चाहता है कि इस युद्ध को वाइंड अप किया जाए। Exactly. तो रशिया के इकोनॉमी के ऊपर भी इस पे काफी फर्क पड़ रहा है और उसकी जो साख है उस पे भी काफी जो उसकी इमेज है वो टार्निश होती जा रही है। चलिए, लेकिन रूस से युद्ध में अब कैसे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं, एक बड़ी खबर है, क्योंकि हर रोज $100 मिलियन खर्च कर रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन के रक्षा मंत्री का सेना पर यह बड़ा दावा है कि यूक्रेनी सेना में भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं। हालांकि भ्रष्टाचार क्या एक बड़ी वजह हो सकती है ज़ेलेंस्की को साइडलाइन करने की। एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन रूस से युद्ध में पानी की तरह बहाए जा रहे पैसे को लेकर ही इंफॉर्मेशन वॉल पर भी बड़ी खबरें और डिटेल आपके सामने, क्योंकि हर रोज बताया जा रहा है कि $100 मिलियन खर्च कर रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने युद्ध पर हो रहे खर्च को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन हर रोज जिस तरीके से रूस से युद्ध में $100 मिलियन खर्च कर रहा है, यूक्रेनी सेना के हथियार, मिसाइल, गोला बारूद, सैनिकों के खाने और दवा पर खर्च हो रहा है ये पैसा। और यूक्रेन को अब तक $50 बिलियन की सैन्य मदद 54 देशों से जिस तरीके से मिल चुकी है, उसके तहत ये बड़ा दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है जहां यूक्रेन से युद्ध पर पुतिन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल और यूक्रेन का ऑपरेशन अभी रुका नहीं है बल्कि फेल हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु की तरफ से किए गए दावे को लेकर यह खबर आई, जहां यूक्रेन की सारी कोशिशों को नाकाम बताया जा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस दावे के तहत डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को अब फेल बताया है। और जिस काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे थे, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को फेल बता दिया है। और महत्वपूर्ण यह है कि रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन की सभी कोशिश अब नाकाम बताई जा रही हैं। हालांकि दावे तो बहुत होते हैं और रूस की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत बड़ी खबरें यह है कि यूक्रेन अब तक रूस के सुरक्षा चक्र को नहीं तोड़ पाया है। और इसी सुरक्षा चक्र को तोड़ने के तहत जिस तरीके से काउंटर ऑफेंस को लेकर एग्रेसिव हो रहा था यूक्रेन, रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अब तक रूस की सुरक्षा चक्र को नहीं तोड़ पाया, जबकि यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रूसी डिफेंस की पहली लाइन तोड़कर वो आगे बढ़ने में कामयाब रहा है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 43,000 सैनिकों के मौत का भी दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। वहीं यूक्रेन यह कह रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव में रूसी सेना को भी वो भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। हालांकि रूसी सेना किसी भी इलाके से पीछे नहीं हटी है, रूस साफ तौर पर दावे कर रहा है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि काउंटर ऑफेंस का ही नतीजा है कि ज़ेपोरिज़िया और बाख्मुट में रूसी सेना को अब पीछे धकेलने में वो कामयाब रहा है। प्रसाद सर, क्या इस दावों के तहत ये सही तौर पर माना जाए कि अब यूक्रेन में ही ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है? ये विरोध के सुर, ये भ्रष्टाचार के आरोप क्या उन्हें मुश्किलों में डाल सकते हैं? और पुतिन जाहिर सी बात है ये दावा करेंगे कि काउंटर ऑफेंसिव फेल है, लेकिन हकीकत क्या नजर आती है ऐसे में? हकीकत यह है कि फेल है, ये कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता था। इसके सक्सेस होने की कोई उम्मीद किसी को शुरू से ही नहीं थी, जो हो चुकी है आज। आपने जितने अभी तक खुलासे किए उससे 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात की, FH-50 की। देखिए, FH-50 यूक्रेन के लिए नहीं है, ये जो है मैसेज जा रहा है नाटो को। इसकी रेंज आपने बताई 1500 किलोमीटर है। इसमें नॉट ओनली कन्वेंशनल वेपन्स बट न्यूक्लियर वेपन्स भी जा सकते हैं। अगर रशिया की रेड लाइन जो उसने ड्रॉ कर रखी है वो किसी वक्त अगर गलती से भी पार हो गई, तो इस किस्म के मिसाइल का अटैक यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि नाटो के अंदर होगा, जिसकी काबिलियत आज बहुत कम हो चुकी है। प्लीज इसको पूरे सिनेरियो को आप देखिए तो आप बैलेंस पे देखेंगे। अगर इंडिविजुअल रिपोर्ट देखेंगे आप जो मीडिया से आ रही है, वो कुछ रशिया के फेवर में आ रही है, कुछ यूक्रेन के फेवर में आ रही है। लेकिन जो अगर इसको पूरी कैनवस को देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक भी काउंटर अटैक जरा सा भी सक्सेसफुल नहीं, अगर हुआ भी है तो 5% सक्सेसफुल है। अब तक देखिए कितना, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने हजार रूबल्स और डॉलर खर्च हो रहे हैं पर डे, इतने 1000 लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। तो इससे क्या मिल रहा है? क्या यूक्रेन इस वक्त नेगेटिव में है कि रशिया नेगेटिव में है? कहीं भी किसी से पूछ लीजिए आप, यूक्रेन के अंदर तो बर्बादी हो चुकी है।
वहाँ तो लास्ट मैन के नंबर आने वाले हैं, वहाँ तो उनके पास भर्ती होने के लिए बंदे नहीं है, उनके पास हथियार दिन पे दिन खत्म होते चले। एक रशियन टैंक मार दिया तो क्या बड़ी बात कर दी, उनके तो पूरे 40 टैंक के टैंक मार देती है रशिया। ऑलराइट सर, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के तहत ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ। बड़ी खबर इस बीच, क्योंकि रूस पर काउंटर ऑफेंसिव में ही अब यूक्रेन फंस चुका है और जल्दबाजी में किए गए काउंटर ऑफेंसिव को लेकर यह बात कही जा रही है। ब्रिटिश एजेंसी की रिपोर्ट में यूक्रेनी अटैक पर यह दावा, जहां यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। 4 महीने में कब्जे का लक्ष्य ही अधूरा रह चुका है और यह दावा किया जा रहा है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में। हालांकि अब यह इंफॉर्मेशन आपके सामने की इस रिपोर्ट के तहत क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने जल्दबाजी की है काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, जल्दबाजी को लेकर यह दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर काउंटर ऑफेंसिव में बड़ी लापरवाहियां भी की हैं और यूक्रेनी फोर्स को काउंटर ऑफेंसिव में जल्दबाजी का अब नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में हथियार तक खो दिए हैं और धीमे काउंटर ऑफेंसिव से रूस को डिफेंस लाइन मजबूत करने का मौका भी मिल चुका है। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार, एमएलआरएस से टैंक को टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले में BM-21 ग्राड तबाह। रूसी कब्जे वाले इलाके पर एयर स्ट्राइक, जहां यूक्रेन का Su-25 से रूस पर हमला, अनगाइडेड मिसाइल से रूस पर अटैक। रूसी कब्जे वाले इलाकों को ध्वस्त कर दिया गया। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आर पार हो रही जंग के तहत बड़े दावे, नेवल गन से किए गए अटैक और रूसी हमले में यूके पोजीशंस को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं रोबोटाइन में कई जगहों पर रूसी कब्जा और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर की गई यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़े दावे। और इस बीच ज़ेलेंस्की की सत्ता क्या जाने वाली है, इस बारे में हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात की। लेकिन यूक्रेनी शहर और रूस का कहर, बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, जहां 24 घंटे में मारे गए 285 यूक्रेनी सैनिक और ऑटोमोवस्क और सिविनॉय में 3 यूक्रेनी हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये यूक्रेनी हमले विफल रहे हैं। 5 बख्तरबंद आर्म्ड व्हीकल्स और 7 आर्टिलरी को भी नष्ट करने का दावा। यूएस निर्मित 2 होवित्जर टैंक भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो डोनेट्स्क में यूक्रेन को यह बड़ा नुकसान, जहां 24 घंटे में 285 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच दक्षिण डोनेट्स्क में भी रूस का विध्वंसक वार जारी है, जहां 24 घंटे में 120 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 2 आर्म्ड फाइटर व्हीकल और 9 मोटर वाहन भी नष्ट कर दिए गए और यूक्रेन का एक गोला बारूद डिपो भी नष्ट कर दिया गया। अब ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण तबाही, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में 115 यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर बड़ी खबर आई, जहां रोबितिनो और इसके साथ साथ बोरोबोय पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 2 आर्म्ड व्हीकल्स, 2 आर्टिलरी और 2 होवित्जर नष्ट हुए। 1 आर्टिलरी गन और 1 D-20 टैंक भी तबाह कर दिया गया। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ऑटोमोवस्क और सिविनॉय में हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई। बख्तरबंद आर्म्ड व्हीकल्स को भी नष्ट कर दिया गया। 2 आर्म्ड व्हीकल्स और 9 सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिया गया है और साथ ही ज़ेपोरिज़िया में रूस की इस भीषण तबाही को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। अशोक सर, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड हमेशा यूक्रेन की तरफ से की जाती थी, क्या यह मान लिया जाए कि वो डिमांड वक्त पर पूरी नहीं हुई? अलग अलग तर्क सामने आए उनकी ट्रेनिंग को लेकर या उनको डिलीवर करने में हो रहे डिले को लेकर। क्या यही वजह है कि कहीं ना कहीं मॉस्को के नजदीक यूक्रेन अपनी सेना को डिप्लॉय करने में कामयाब रहा कि अब मॉस्को तक ड्रोन अटैक में वो सफल होता नजर आया? देखिए, बात ऐसी है, जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वो हमेशा से यूक्रेन को कहते हैं जो आपको ये लड़ाई रूस के अंदर नहीं ले जानी है, क्योंकि अगर रूस के अंदर ये लड़ाई जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा ये और बढ़ सकती है। तो इसीलिए उन्होंने उनको, चाहे वो हिमार्स भी दिए हो या और भी किसी प्रकार के उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए हो, उन्होंने उतना ही उसको रेंज रखी है जो कि वो वहां पर करीब 80 किलोमीटर तक हो, जहां पर रूस ने एरिया ऑक्यूपाई किया है वहां तक जाए।
तो इसीलिए उन्होंने कोई उनको ऐसी मिसाइल्स वगैरह नहीं दी हैं जो मॉस्को तक पहुंचे। मॉस्को अब जो जा रहे हैं सुरभि, वो जा रहे हैं केवल ड्रोन्स, और वो उसको वेस्ट द्वारा नहीं दिए गए हैं। ड्रोन्स उसने अपने आप बनाए हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उसने अपने आप बनाकर उनको उनका प्रयोग किया है। तो वेस्ट का बिल्कुल ये इरादा नहीं है जो इस युद्ध को और बढ़ाया जाए, जिससे कि नेटो और रूस के बीच में ये युद्ध शुरुआत हो सके। यूक्रेन के खेरसों में रूस का घातक हमला, खेरसों में यूक्रेन के 35 सैनिकों की मौत, 8 व्हीकल्स और 1 अमेरिकी आर्टिलरी भी तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया। तो 24 घंटे में यूक्रेन में तबाही का जो तांडव मचा हुआ है, दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनेट्स्क से बड़ी खबर आई कि किस तरीके से डोनेट्स्क में ही 285 सैनिक, 5 आर्म्ड व्हीकल, 7 आर्टिलरी और 2 होवित्जर को तबाह कर दिया गया है। ये आपको डोनेट्स्क के बारे में हमने बताया, लेकिन दक्षिण डोनेट्स्क में भी 120 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, बल्कि 2 फाइटर व्हीकल, 1 गोला बारूद डिपो को भी नष्ट करने की बात कही जा रही है। ये दावे किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोप्यान्स्क में भी 115 सैनिक, 2 आर्म्ड व्हीकल, 2 आर्टिलरी और 2 होवित्जर को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही लेमन, जहां 40 सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 3 आर्म्ड व्हीकल, 60 सैनिक, 1 होवित्जर नष्ट और 4 जवाबी हमलों को भी नाकाम करने का दावा किया गया है। इसके साथ साथ खबर खेरसों से भी सामने आई है, लेमन के, जहां देखा 40 सैनिकों की मौत, 3 आर्म्ड व्हीकल्स और साथ ही 1 होवित्जर को तबाह कर दिया गया है। लेमन के साथ साथ खेरसों से खबर, जहां 35 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 8 व्हीकल्स और 1 आर्टिलरी को तबाह कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। वहीं रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेट्स्क में हमले भी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन से 5 इलाकों पर अटैक किया है और यूक्रेन के 24 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह हुए हैं। तो रूस पर ड्रोन से हमले को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही है, यूक्रेनी काउंटर बदला ये बताया जा रहा है, क्योंकि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसों और साथ ही ये वो तमाम रीजन्स हैं जहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं, और यूक्रेन के 24 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तबाह करने का दावा किया है। हालांकि रूसी फोर्स हर दिन यूक्रेन सेना से 40 से 45 ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और रूसी फोर्स पर यह अटैक का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, और इस साल के अंत तक यूक्रेनी सेना को 1 लाख ड्रोन्स भी मिल जाएंगे। हालांकि इस साल के अंत तक 1 लाख ड्रोन्स मिलने की खबर, वहीं यूक्रेन में 20,000 ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी अब लगातार हो रही है, और 80,000 ड्रोन्स विदेशों से खरीदे या मांगे जाएंगे। इस बीच बड़े सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। हालांकि क्या यूक्रेन युद्ध को अब रूस के पाले में ले गया है? क्या यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा ड्रोन्स हैं, और क्या रूस के पास यूक्रेनी ड्रोन के लिमिटेड ही जवाब है? दत्ता सर, मैं इस पर आपसे रिएक्शन जरूर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब सामने आ चुकी है रूसी बॉम्बर की हैरान करने वाली तस्वीर। अब टायर से ढके जा रहे रूसी बॉम्बर Tu-95 को लेकर खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ये दावे किए जा रहे हैं। इंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड में रखे गए Tu-95 यूक्रेनी ड्रोन्स को चकमा देने के लिए अब टायर का इस्तेमाल। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल जानकारी, क्योंकि ड्रोन हमले से बचने के लिए रूस ने Tu-95 के विंग्स को अब टायर से ढक दिया है। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस सामने आते हुए ये बड़ा दावा किया जा रहा है, ड्रोन को चकमा देने के लिए Tu-95 को कार टायर से ढका गया है, और बताया यह भी जा रहा है कि इंगल्स मिलिट्री एयरबेस में ये Tu-95 बॉम्बर्स रखे गए हैं। हालांकि जिस तरीके से बड़ी खबरें मिल रही हैं, मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर है ये मिलिट्री एयरबेस, और इन्हीं मिलिट्री एयरबेस पर काउंटर ऑफेंस के साथ साथ बिग ऑफेंस को देखते हुए ये बड़ी तैयारी माना जा रहा है। 5 और 26 दिसंबर 2022 को इंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से बड़ा हमला हुआ था, और 5 दिसंबर को इंगल्स में हुए हमले में ही 2 बॉम्बर्स को नुकसान का भी दावा किया गया था। दत्ता सर, अब इस दावे के तहत बिग ऑफेंसिव की तैयारी में रूस है, और ये ड्रोन को लेकर मैंने पहले इसीलिए कहा था, क्या ये गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्योंकि इजी टू यूज है, इजी टू शट डाउन है, इजी टू रिपेयर है, उसकी एक बड़ी भूमिका हम देख रहे हैं इस युद्ध में। देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का जो टेक्टिकल बैटल एरिया का जो लैंडस्केप है, वो इट हैज अंडरगॉन ए चेंज, और जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहले हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता था नेप ऑन अर्थ फ्लाइंग करके, जिससे वो रडार के उसमें नहीं आते थे, इसी तरह जो ड्रोन्स हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हुई है कि अब बिल्कुल आप ये देखिए, कामाकाजी जो ड्रोन्स हो गए, या जो प्रिसीशन जो गाइडेड एमिनेशन है, या जो डिलीवरी सिस्टम है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
और जिस तरह से यूक्रेन, जनरल साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे और सटीक शब्दों में कहा था कि यूक्रेन ने खुद अपने भी प्रोडक्शन को काफी वो किया है, और हालांकि उसको वेस्ट से काफी मदद मिल रही है, तो ये उनके रडार जो प्रणाली है उसमें इनको बड़े आसानी से कैच नहीं किया जा सकता। डेड जोन में ये फ्लाई करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट, इनकी जो एक्यूरेसी है वो काफी सटीक है। और ये जो रशियन आर्मी है या जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, या आप देखिए जिस तरह से जनरल सुलेमानी को कत्ल किया गया था, या जिस तरह से आप देखिए अफगानिस्तान में इसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, तो ये बड़ा प्रिसीशन डिलीवरी सिस्टम है जिसको बिल्कुल एकदम प्रिसीशन के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये यकीनन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुका है। जल्द होने वाली है किम और पुतिन की मुलाकात। 10 से 13 सितंबर के बीच मुलाकात ये संभव है, और बख्तरबंद ट्रेन से व्लादिवोस्तोक जाएंगे किम। आपको बता दें, व्लादिवोस्तोक में पुतिन से किम की मुलाकात को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोनों देशों के बीच कई हथियार डील होने की भी संभावना है। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि बहुत जल्द होने वाली है किम जोंग और पुतिन की मुलाकात। पुतिन उत्तर कोरिया के नेता से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। प्योंगयांग से अपने बख्तरबंद ट्रेन से व्लादिवोस्तोक में जाएंगे किम जोंग, और 10 से 13 सितंबर के बीच मुलाकात को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो पुतिन और किम की मुलाकात, बारूद की बरसात बहुत जल्द होने वाली। इस मुलाकात को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन अब उत्तर कोरिया के नेता से मुलाकात करने की तैयारी में हैं, और प्योंगयांग से अपने बख्तरबंद ट्रेन से किम जोंग जाएंगे, जहां 10 से 13 सितंबर के बीच व्लादिवोस्तोक में ही पुतिन और किम की मुलाकात की संभावनाएं हैं। हालांकि 10 से 13 सितंबर के बीच व्लादिवोस्तोक में ही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का भी आयोजन किया गया है, और किम की रूसी प्रशांत बेड़े के बेस का दौरा करने की भी योजना बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें, जुलाई में शोइगु ने उत्तर कोरिया दौरे के दौरान किम को रूस आने का न्योता भी दिया था। अब पुतिन किम की मुलाकात, तो क्या होगी बात, यही सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पुतिन को क्या उम्मीदें हैं? आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल, और साथ ही किम को उम्मीदें हैं कि किस तरीके से एडवांस सैटेलाइट, न्यूक्लियर, सबमरीन और खाद्य सहायता, क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके आधार पर यह बातचीत की जा सकती है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसी के तहत बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। युद्ध के इस हालात में पुतिन के साथ मुलाकात के मायने, क्योंकि रूस से पहले से नॉर्थ कोरिया पर पश्चिमी देशों का जो प्रतिबंध है उसके तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने। रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों देशों से अमेरिका को टेंशन है, और अमेरिका का दक्षिण कोरिया और जापान की वजह से नॉर्थ कोरिया से टकरार है। वहीं अमेरिका का यूक्रेन और नेटो देशों की वजह से रूस से तकरार है। हालांकि अमेरिका का ताइवान की वजह से चीन से भी तकरार है, और अमेरिका और भारत से टेंशन की वजह से रूस से चीन की दोस्ती कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। अब देखिए किस तरीके से 60% अमेरिकन बाइडेन को उपयुक्त नहीं मानते। एक और बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन उपयुक्त नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन को 73% लोग बूढ़ा मानते हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए 42% लोगों की सहमति नजर आ रही है, जबकि बाइडेन को लेकर अब WSJ के पोल में जिस तरीके से ये दावे किए गए हैं, बड़ी बातें सामने आ रही हैं इन दावों के तहत। अमेरिका को बाइडेन कितने पसंद हैं, इसी पोल के जरिए ये बड़ी बातें सामने आई हैं, जहां राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन उपयुक्त नहीं है, 60% लोगों का यह मानना है। जबकि राष्ट्रपति पद के लिए क्या बाइडेन की उम्र ज्यादा है, 73% लोगों का मानना है कि वो ज्यादा बूढ़े हैं। हालांकि बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए 42% लोगों की सहमति नजर आई है, और बाइडेन के काम से 57% लोग संतुष्ट भी नहीं है। हालांकि यूक्रेन जंग में बाइडेन के काम से असहमत 52% लोग नजर आए हैं, जबकि बाइडेन के चीन की पॉलिसी से भी 55% लोग नाखुश रहे हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को संभालने में 58% लोगों का मानना है कि बाइडेन नाकाम रहे हैं। पाक राष्ट्रपति भवन पर सेना का कब्जा हो चुका है, और पाक सेना की राष्ट्रपति अलवी को यह धमकी सेना ने चुनाव की घोषणा करने से ही अब रोका है। सेना ने राष्ट्रपति दफ्तर को खाली करा लिया है। सेना के कब्जे में राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल बताई जा रही है। पाकिस्तान में सेना वर्सेस प्रेसिडेंट, ये इसलिए क्योंकि पाक सेना के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है, और अलवी को अब जिस तरीके से चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए यह धमकी मिल रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं। अलवी को चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए यह धमकी दी गई है, और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के दफ्तर को ही अब खाली करा लिया गया है, और साथ ही यह कि राष्ट्रपति के दफ्तर में मौजूद स्टाफ को दफ्तर से अब निकाल दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल को अपने कब्जे में भी लेने का दावा कर लिया है। तो आर्मी चीफ और ISI को यह भनक लगी कि अलवी चुनाव का ऐलान करने वाले हैं। उसी के तहत इस धमकी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आर्मी चीफ और ISI चीफ ने राष्ट्रपति से मिलकर कोई भी घोषणा करने से
रोक दिया है। अब अशोक सर, ये हालात किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जो वो एक क्राइसिस साइकिल में है, और वो क्राइसिस साइकिल उसकी बढ़ती ही जा रही है, और वो केवल इकोनॉमिक नहीं है। हम देख रहे हैं वहां की जो इकोनॉमी है वो तो एक फ्री फॉल में है, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी फ्री फॉल में है, और मेरे ख्याल से इसी की बस कमी रह गई थी, जो आर्मी और राष्ट्रपति के विरुद्ध भी वो दोनों में तनातनी हो जाए। अब राष्ट्रपति जो है वो इमरान खान के सपोर्टर माने जाते हैं। इमरान खान को आर्मी जो है वो इलेक्शन में भाग नहीं लेने देना चाहती। वो चाहती है जो इलेक्शन 3 महीने में नहीं परंतु और बाद में हो, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो डिलिमिटेशन कर ले कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो इसलिए वहां पर बहुत तनातनी है, और ये एक क्राइसिस जो हो रहा है वो इसका एक नमूना है। इसका आगे देखना पड़ेगा जो आगे क्या होता है, परंतु जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो इन एनी केस सितंबर में उनका कार्यकाल खत्म होना है, परंतु वो शायद आर्मी को ये भनक लगी होगी जो उससे पहले ही ये उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे इलेक्शन की, और उसी को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा।